ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो इसमें लेखक ने बताया है कि लेखक और उनके 5 मित्र थे। तो उन्होंने ये निश्चय किया, उन्होंने विचार बनाया कि 5 मित्रों ने ये तय किया कि शाम को जो 4 बजे वाली बस है उससे वो यात्रा करेंगे। और ऐसा उन्होंने विचार इसलिए, योजना इसलिए बनाई क्योंकि पन्ना, ये जगह का नाम है, पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना, ये भी जगह का नाम है, तो उसके लिए घंटे भर बाद मिल जाती है। और जो जबलपुर की ट्रेन से क्या है, हाँ, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि यदि वो पन्ना से चलेंगे, पन्ना जो इस जगह है, स्थान से चलेंगे, तो इसी कंपनी की बस से सतना के लिए घंटे भर बाद भी मिल जाएगी। और जो जबलपुर की ट्रेन जो है लेखक और उनके साथियों को पकड़नी थी, और यदि जबलपुर की ट्रेन जो है वो पकड़ लेंगे तो सुबह अपने घर सभी साथी जो मित्र हैं वो पहुंच जाएंगे। और लेखक ने बताया ऐसी योजना बनाने का कारण क्या था उनका, कि हम में से 2 को सुबह काम पर भी हाजिर होना था। तो 5 मित्रों में से 2 को जो है अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी, इनसे ऑफिस जाना होगा। तो इसलिए लेखक ने बताया है कि हम में से 2 को सुबह सुबह काम पर भी जाना था, इसलिए उन्होंने वापसी का यही रास्ता अपनाया। इस प्रकार उन्होंने 5 मित्रों ने मिलकर अपनी योजना बनाई। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते हैं, लेकिन लोगों ने उनको सलाह दी, लेखक और उनके मित्रों को सलाह दी, वहां जो लोग थे उन्होंने क्या सलाह दी कि जो समझदार आदमी होते हैं शाम को जाने वाली बस से वो कभी भी अपनी यात्रा नहीं करते। तो उनके मन में जो है, लेखक और उनके मित्रों के मन में विचार आया कि ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग। तो उन्होंने पूछने लगा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? कि क्या ऐसा है कि शाम के समय जाएंगे तो रात में भी उनको यात्रा करनी पड़ेगी, तो रात्रि में कहीं डाकुओं के लूटने का डर रहता है क्या? नहीं। फिर उनको जवाब मिला, नहीं, बस ही डाकिन है। तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो बच्चों इसमें व्यंग व्यंग्यात्मक शैली में ये लिखा गया है। तो व्यंग होता है, व्यंग क्या होता है ये समझ लीजिए। व्यंग होता है कि आप किसी बात को सीधे सीधे ना कहकर उसको घुमाकर कहते हैं, उसका अर्थ अलग निकलता है, साधारण अर्थ उसका नहीं होता, एक अलग अर्थ उसका निकलता है, तो उसको व्यंग कहते हैं। तो इसमें अभी हम देखेंगे कि बहुत सी बातें हैं जो लेखक ने व्यंग्यात्मक रूप में कही हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। तो आगे लेखक बता रहे हैं, जैसे ही उन्होंने, लेखक ने बस को देखा तो उनके मन में आदर का भाव व्यक्त होने लगा। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का अर्थ होता है खूब बूढ़ी, जिसकी आयु अधिक हो चुकी हो, उसको वयोवृद्ध कहा जाता है। तो बस को देखा तो देखने से ही लेखक को समझ में आ गया कि ये बस जो है बहुत पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। और सदियों पुरानी, जैसे मान लो बहुत 100 साल की जैसे पुरानी हो, और उसके ऊपर निशान, उसके सदियों के अनुभव के निशान भी उनको दिखाई दे रहे थे। कैसे? और चित्र में भी आप देख सकते हैं कि बस की हालत जो है कैसी दिखाई गई है। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। तो जब बस पुरानी हो जाती है तो हाँ, उसकी क्या है, बस की खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे, बस का इंजन भी अच्छा नहीं था, बैठने की जो सीट थी वो भी अच्छी नहीं थी। तो लेखक को जो है समझ में आ गया, बस को देखते ही उसकी हालत लेखक को समझ में आ गई थी। फिर लेखक को समझ में आया कि उनसे जो है लोग क्यों कह रहे थे कि इस बस से सफर नहीं करना चाहिए, शाम वाली जो बस है। तो फिर लेखक सोचने लगे, लोग इसलिए ही इससे सफर करने से बचना चाहते हैं कि वृद्धावस्था अर्थात ये बूढ़ी है, इसलिए इसको कष्ट होगा वृद्धावस्था में, इसलिए बचना चाहते हैं। यह बस पूजा के योग्य, कि ये बस तो क्या है, इसकी हालत तो इतनी खराब है, इसे एक जगह पर रख दो और बस इसकी पूजा करो, ये यात्रा करने लायक बस है ही नहीं, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। और जो फिर लेखक यहाँ व्यंग रूप में कह रहे हैं कि ये जो बस है ये तो क्या है,
पूजा के लायक है, बहुत इसकी आयु अधिक हो चुकी है, तो ऐसी बस पर फिर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो ऐसी बस जो है यात्रा करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ आगे देखिए, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। तो बस कंपनी जो थी उसके एक हिस्सेदार भी, संयोग की बात है कि उसी बस में वो भी यात्रा लेखक के साथ ही कर रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है। आगे लेखक बता रहे हैं, फिर लेखक ने और उनके मित्रों ने उस बस कंपनी के हिस्सेदार से पूछा, क्योंकि लेखक को संदेह हुआ बस की हालत देखकर कि ये बस चलती भी है। तो लेखक ने पूछा क्या ये बस चलती भी है, चलने लायक है ये। वह बोले चलती क्यों नहीं है जी। लेकिन वो जो बस कंपनी के हिस्सेदार थे वो क्या जवाब देते हैं लेखक को, कहते हैं कि चलती क्यों नहीं है, आप देखिएगा अभी चलेगी और अभी थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि ये बस चलने वाली है। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। तो लेखक ने आगे यही कहा कि हम भी यही देखना चाहते हैं कि ऐसी हालत है बस की, इतनी जर्जर अवस्था में ये बस है, फिर भी ये चलेगी कैसे, हम वास्तव में वही देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी। फिर लेखक के मन में विचार आया कि क्या अपने आप चलेगी ऐसी बस, और कैसे चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। गजब हो गया अर्थात आश्चर्य की बात है, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। लेखक ने जब ये जवाब सुना बस कंपनी के हिस्सेदार से, तो लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगे कि बस की हालत तो इतनी खराब है, ऐसी बस इस अवस्था में कैसे चलेगी, कैसे यात्रा करेंगे हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करने लगे मतलब दुविधा में तो फंस चुके थे लेखक। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो, बस अनुभवी है। लेकिन उनके साथी जो है 5 मित्र थे लेखक और उनके दोस्त जो थे, तो उनमें एक डॉक्टर मित्र भी थे उनके, तो उन्होंने कहा, हिम्मत दिखाई थोड़ी और कहा कि नहीं हमें डरना नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, चलो बस। बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय। और बस क्या है, अनुभवी, अर्थात इसको बहुत पुराने समय से, काफी समय से ये यात्रा कर रही है, इसलिए बस क्या है, अनुभवी है, अनुभव है इसके पास बहुत समय से यात्रा करने का। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय, और जो नई बस होती है उससे ज्यादा विश्वसनीय का अर्थ है जिस पर विश्वास किया जा सके, कि नई नवेली बसों से ज्यादा हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। और ये बस जो है हमें जैसे बेटों को माँ गोद में रखती है बहुत प्यार से, वैसे ही ये बस भी हमें अपने गोद में प्यार से बिठाएगी और हमें लेकर भी यात्रा करवाएगी यहाँ से। हम बैठ गए। फिर लेखक ने आगे बताया है कि लेखक और उनके जो मित्र थे, 5 मित्र, उस बस में वो यात्रा करने के लिए बैठ चुके थे। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। फिर आगे लेखक ने बताया कि उनको जो छोड़ने के लिए उनके और साथीगण आए थे वो इस तरह से देख रहे थे मानो उन्हें ये भरोसा हो गया था कि मानो ये अब दोबारा हमने इनको भेज दिया है इस बस में, अब ये इनकी दोबारा मिलने की उम्मीद हमें नहीं है। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। और उनकी आंखों से मानो इस प्रकार के भाव हमें पता चल रहे थे, कैसे कि संसार में ये जो दार्शनिक भाव है यहाँ पर, कि आना जाना तो लगा ही रहता है, अर्थात कि संसार में जो है प्राणियों का आना जाना तो लगा रहता है, अर्थात जन्म भी होता है और जन्म के बाद व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी एक दिन मृत्यु तो निश्चित है, ये अटल सत्य है प्रकृति का। तो ये ईश्वर का बनाया हुआ जो विधाता का नियम है कि जो इस संसार में जन्म लेता है एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित होती है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, और आदमी को जो है कूच करना अर्थात दूसरी जगह जाना यहाँ से, उसके लिए एक निमित्त का अर्थ होता है कारण, कि एक कारण अवश्य चाहिए। क्योंकि हम भी जानते हैं व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो कैसे होती है, किसी न किसी कारण से होती है, या तो किसी बीमारी से होगी, या कोई दुर्घटना होगी, या और भी अन्य जो कारण है, तो कोई ना कोई कारण जो है उससे ही मनुष्य की मृत्यु होती है। तो यहाँ पर लेखक ने जो है इस प्रकार से दार्शनिक भाव व्यक्त किए हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अब लेखक और उनके मित्र तो बस में बैठ ही चुके थे, तो वो कह रहे हैं कि अब इंजन जो है बस का वो वास्तव में क्या है, स्टार्ट हो गया था, चालू हो गया था, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। और उस इंजन के स्टार्ट होते ही लेखक को कैसा लगने लगा, ऐसा लगने लगा मानो सारी बस ही इंजन हो, अर्थात इंजन बहुत पुराना था और बहुत जोर जोर से वो आवाज कर रहा था। तो उसकी आवाज से ऐसा लगा उनको मानो बस ना होकर ये पूरे एक बड़ा से इंजन है और उस इंजन में ही
लेखक और उनके मित्र बैठे हुए हैं और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। तो इतनी आवाज वो जोर जोर से कर रहा था, इंजन भी बहुत पुराना था, बस पुरानी थी तो इंजन भी पुराना होगा उसका, और वो इतनी तेज तेज आवाज कर रहा था जोर जोर से, तो लेखक और उनके दोस्तों को ऐसा लग रहा था मानो वो बस के अंदर नहीं, एक इंजन के भीतर ही बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे और जो खिड़कियां थी बस की उसमें भी कांच जो है बहुत कम कांच उनको दिखाई दे रहे थे, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। और कुछ जो टूटे फूटे बचे थे वो ऐसी हालत में थे कि उनसे क्या है, यदि उनकी तरफ हाथ रख दिया तो हाथ कट जाएगा, इसलिए उन कांच से जो है, टूटे फूटे कांचों से लेखक और उनके दोस्तों को भी अपनी सुरक्षा भी करनी थी। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, इसलिए लेखक जो है तुरंत ही, और उनके मित्रों का जब ध्यान गया कि ऐसे टूटे हुए कांच वाली खिड़की के पास वो बैठे हैं, तो तुरंत उन्होंने अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपने को सुरक्षित करने के लिए क्या किया, उन्होंने तुरंत ही वो खिड़की से दूर खिसक कर बैठ गए। और इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। तो इंजन जो है उसकी आवाज तो जोर जोर से आ ही रही थी, आने के बाद जो है उनको लग रहा था कि मानो लेखक और उनकी जो सीट है उसके नीचे ही इंजन रखा हो। इस प्रकार से उनको आवाज जोर जोर से इंजन की आ गई। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो बस तो जैसी भी हालत थी, जैसा भी उसका पुराना इंजन था, उसके साथ ही बस जो है वहां से चल पड़ी थी, उसने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी थी। और लेखक और उनके दोस्तों को लगने लगा कि ये बस जो है इतनी पुरानी है कि इसने गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उस समय की ये रही होगी। तो उस समय अवश्य ये जवान हो गया था, तो उस समय नहीं रही होगी, और बेचारी इतने समय से यात्रा करते करते जो है अब ये बहुत पुरानी हो चुकी है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, ट्रेनिंग अर्थात उसे यात्रा करने का प्रशिक्षण भी जो है बस को मिल चुका था। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, और बस का जो हर हिस्सा जो है एक दूसरे से ऐसा लग रहा था अलग है। खिड़कियां भी उसकी अच्छी नहीं थी, सीट भी अच्छी नहीं थी, जो बैठे थे वो सीट भी बार बार हिल रही थी लेकर, और इंजन भी बहुत पुराना था तो जोर जोर से आवाज कर रहा था। तो इसलिए आगे फिर लेखक ने बताया है, हमें उनको ऐसा लग रहा था कि पूरी बस ही जो है मानो किसी आंदोलन के दौर से गुजर रही हो। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, जो सीट थी वो भी बस की क्या है, वो जैसे ही बस चलती थी तो बस के साथ वो सीट भी क्या है, अपनी जगह पर नहीं रुकती थी और बार बार वो हिलती डुलती थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, अर्थात वो सीट जो है बार बार हिलती होगी और गिर भी जाती होगी। इसलिए ऐसा लेखक ने लिखा है कि ऐसा लगता था उनको कभी जो है उस सीट जो है बॉडी को उनकी को छोड़कर ही आगे निकल जा रही। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, और 8-10 मील जो है उन्होंने उस बस से यात्रा की होगी लेखक और उनके दोस्तों ने, कि क्या है, सारे जो भेदभाव थे, अर्थात जो बस में जो चीजें कुछ थोड़ी बहुत सही सलामत थी, वो सब उनके भेदभाव अंतर कैसे समाप्त हो गए। ये समझ में ही नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट पर हम बैठे हैं। लेखक ने ये लिखा है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि लेखक सीट पर बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है। इसका मतलब यही है कि बार बार जो सीट जो है अपनी जगह से हिलती तो थी, और हिलने के कारण वो गिर जाती होगी, फिर लेखक जो है उनको उस सीट को वापस उठा कर रखते होंगे सीट की जगह पर, फिर बाद में थोड़ा दूर और चलने के कारण फिर जोर जोर से हिलती होगी और फिर वो वापस गिर जाती होगी। तो इसलिए ऐसा लेखक ने लिखा है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, अर्थात जो सीट थी उसकी भी हालत बहुत खराब थी, वो भी बैठने लायक नहीं थी। एकाएक बस रुक गई, एकाएक अर्थात अचानक, अचानक जो है बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो अचानक जब बस रुक गई तो लेखक उनको पता चला कि इसका कारण क्या है, अचानक बस के रुकने का। तो उन्हें कारण ज्ञात हुआ, क्या पता चला उनको कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है, इसलिए ये बस रुक गई है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। तो उसका ड्राइवर जो था बस का, उसने क्या किया, बाल्टी में जो
पेट्रोल था उसको बाल्टी में निकाल लिया और फिर उसमें एक नली डाली और वापस जो है नली से वो इंजन में उस पेट्रोल को वापस डालने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो आगे जो है लेखक को, क्योंकि लेखक के सामने सारी स्थिति स्पष्ट थी, वो समझ ही चुके थे कि कैसी बस में वो यात्रा करने के लिए बैठ गए हैं जिसकी हालत कितनी खराब है। इसमें अब आगे और थोड़ी दूर ही उन्होंने यात्रा की थी कि उसके बाद बस अचानक खराब हो गई और बस का जो इंजन है वो भी खराब हो चुका था। तो लेखक जो है ये उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी देर में ही बस कंपनी के हिस्सेदार जो है वो आएंगे, वो क्या करेंगे, इंजन को निकालेंगे और इंजन को निकालकर अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल उसमें डालेंगे इंजन में। और कैसे डालेंगे, जैसे जो माँ है जो बॉटल से जो है किसी से बच्चे को दूध पिलाती है, उसी प्रकार ये जो है इंजन में नली से पेट्रोल डालने का काम करेंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। तो 15-20 मील जो है उसकी जो गति थी वो हो चुकी थी। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक ने जब बस में बैठे और देखा कि इंजन खराब है, सीट भी बार बार गिर रही है, उनकी हिल रही है, गिर रही है और इंजन भी इतना पुराना है, ऊपर से खराब भी हो चुका है, तो अब जो है लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, क्योंकि लेखक समझ गए थे ब्रेक फेल हो सकता है। कि बस की स्थिति कैसी थी कि बस का जो है ब्रेक भी सही नहीं था, वो भी कभी भी फेल हो सकता है, उसकी स्थिति ऐसी है। स्टीयरिंग भी रास्ते में कभी भी टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, लेकिन जहां से यात्रा कर रहे थे लेखक, तो प्राकृतिक जो दृश्य थे वो बहुत ही लुभावने अर्थात मन को अच्छे लगने वाले थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। तो सड़क के दोनों किनारे जो है हरे हरे पेड़ थे और उन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर एक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। आगे लेखक ने बताया है यहाँ पर कि लेखक जो है, हालांकि पहले लेखक ने बताया है कि प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छे थे, मन को अच्छे लुभाने वाले थे, मन को अच्छे लगने वाले थे, दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे सड़क के किनारे पर। लेकिन वो कैसे थे, और प्रत्येक पेड़ को लेखक, इतनी अच्छी प्राकृतिक दृश्य होने के बाद भी लेखक प्रत्येक पेड़ को अपना दुश्मन ही समझ रहे थे। अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे, इसका कारण उन्होंने बताया है कि जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, क्योंकि लेखक को डर लग रहा था बस की हालत इतनी खराब है और इस बस का ब्रेक कभी भी फेल हो सकता है, इसकी स्टीयरिंग भी टूट सकती है। तो इसलिए लेखक जो है समझ गए थे कि रास्ते में ये बस किसी भी पेड़ से टकरा सकती है। तो आने वाला एक पेड़ निकल जाता तो दूसरा पेड़ उनके सामने आता, तो लेखक को ऐसा लगता था अब एक पेड़ तो निकल गया, हो सकता है ये दूसरे से टकराने वाली है, फिर वो निकल जाता दूसरा, तो फिर आगे उनको फिर दूसरे पेड़ को देखकर डर लगने लगता था। तो लेखक ने इसलिए ऐसा कहा है कि मैं हर एक पेड़ को अपना दुश्मन ही समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, और वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाए, और यदि कोई झील जो है उनको सड़क के किनारे दिखती तो उनको यही लगता कि ये बस जो है इसमें गोता भी लगा सकती है, अर्थात बस जो है इतनी खराब थी कि वो कभी भी उसमें छलांग लगा सकती थी। एकाएक फिर बस रुकी। एकाएक अर्थात अचानक, अचानक फिर से बस रुकती है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। तो अचानक जो है थोड़ी दूर फिर बस चली होगी। हाँ, अच्छा इसमें हाँ हाँ ठीक है। हाँ आगे देखिए। एकाएक फिर बस रुकी, तो थोड़ी दूर फिर यात्रा की बस ने और उसके बाद फिर अचानक से बस बीच में फिर रुक जाती है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। तो आगे जो है ड्राइवर ने फिर अपनी तरफ से अनेक उपाय किए, अपनी तरफ से उन्होंने पूरे उपाय कर लिए, लेकिन बस जो है अब नहीं चली। अर्थात क्योंकि बस की हालत तो पहले से ही बहुत खराब थी, इंजन भी अच्छा नहीं था उसका और सीट भी अच्छी नहीं थी, और जो खिड़कियां थी वो भी बहुत कांच भी टूटे हुए थे। इसके अलावा
लेखक ने देखा कि उसका ब्रेक भी अच्छा नहीं था, स्टीयरिंग सब जो है सारी चीजें जो बस की थी वो कोई भी अच्छी हालत में नहीं थी। तो इसलिए लेखक समझ चुके थे कि हमने जो है आज, इसलिए लोग हमसे मना कर रहे थे कि ऐसी इस बस में सफर नहीं करना चाहिए। तो अचानक जो है थोड़ी दूर यात्रा करने के बाद फिर बस जो है रुक जाती है और ड्राइवर अनेक तरह के उपाय करता है, लेकिन बस नहीं चलती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। लेकिन जो बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो भी उसमें यात्रा कर रहे थे, तो वो क्या है, वो इतनी खराब स्थिति होने के बाद, इतनी खराब हालत होने के बाद भी बस की, फिर भी वो जो वास्तविकता थी बस की उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। और क्या कह रहे थे बल्कि कि बस तो फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास मतलब बिल्कुल अच्छी है, बस तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये बार बार खराब हो जा रही है, तो संयोग की बात है। इत्तेफाक अर्थात संयोग की बात है, वरना बस तो क्या है, बस में कोई कमी नहीं है, बस तो बहुत अच्छी है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लगती थी। तो क्षीण चांदनी थोड़ी जो है पूरा प्रकाश उसका जो है पूरी रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी, कमजोर कमजोर जो प्रकाश था थोड़ा थोड़ा क्षीण चांदनी चांदनी का, उसमें पेड़ों की छाया के नीचे वह बड़ी ही दयनीय स्थिति उस बस की थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई है। ऐसा लग रहा था उस बस को देखकर मानो कोई बहुत ही बूढ़ी औरत है और वो बहुत ज्यादा थक गई है, और थकने के कारण वह विश्राम कर रही है, और वो बेचारी थोड़ी देर के लिए बैठ गई है वहां पर। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर हम लद कर चले आए हैं। आगे लेखक जो है इनको ये अपनी गलती उनको महसूस हो रही थी, दुख भी हो रहा था कि हम क्या है, ऐसी हालत है बस की, और इस ऐसी दुर्दशा है इस बस की, इतनी खराब हालत होने के बाद भी हम बेचारी पर इसमें लदकर यात्रा कर रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। आगे यहाँ पर फिर व्यंग में जो है लेखक कह रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया था कि बस जो है मान लो इसके साथ कोई दुर्घटना घटित होती है और इसके प्राणों का अंत हो जाता है, तो बियाबान, बियाबान अर्थात सुनसान जंगल में, इस सुनसान जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि, एक शब्द आया है, अंत्येष्टि का अर्थ होता है वो अंतिम क्रिया करना। तो यदि इस बस का जो है, तो लेखक कह रहे हैं कि यदि ये बस जो है इसका प्राणों का अंत हो जाता है, तो इस सुनसान जंगल में हमें ही इसकी अंतिम क्रियाकर्म आदि करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। तो फिर हिस्सेदार साहब जो हैं वो भी बस को सुधारने में लग जाते हैं। तो उन्होंने इंजन को फिर खोला और फिर उसमें कुछ सुधारने लगे। तो कुछ सुधारने लगे तो जैसे तैसे उनके प्रयास सफल हुए, और सफल होने के बाद फिर बस थोड़ी आगे और चली। उसकी चाल और कम हो गई, लेकिन बस की जो गति थी वो पहले की तुलना में जब प्रारंभ हुई तो थोड़ी अधिक थी, लेकिन अब जो है बस की चाल क्या हो चुकी थी, बहुत कम हो गई थी, बहुत ही धीमी गति से वह बस चल गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। तो ऐसा लग रहा था मानो कोई बूढ़ी औरत है और धीरे धीरे उसकी आंखों की जो रोशनी है वो कम हो रही है, अर्थात उसकी जो लाइट होंगी बस की वो भी क्या है, वो भी ठीक से काम नहीं करती थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही, और बस जो है चांदनी रात की, इसलिए चांदनी का प्रकाश वहां पर आ रहा था, और उसी रोशनी में वह रास्ता टटोल कर धीरे धीरे बहुत ही जैसे मानो रेंग रही हो, अर्थात बहुत ही धीमी गति में वह चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। और आगे पीछे से यदि कोई बस और तेज गति से आती तो वह एकदम किनारे पर खड़ी होकर उसको क्या है, साइड दे देती, और ये कहती, मानो ऐसे ऐसे लगता था कि वो कह रही हो कि बेटी आप निकल जाओ, और हमारी तो अब क्या है, तेज गति से निकलने की उम्र ही नहीं रही है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि टायर फिस करके बैठ गया। फिर लेखक ने बताया कि थोड़ी दूर एक पुलिया, जैसे भी बहुत धीमी गति से चल रही थी बस, और चलते चलते क्या हुआ, फिर अचानक एक पुलिया के ऊपर जैसे ही चढ़ाई की उन्होंने पहुंचे, और एक टायर जो है वहां पर फिस करके था, खराब हो चुका था, वो टायर पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, और बस बहुत जोर से हिली और रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। तो आगे लेखक ने बताया है कि यदि यह बस बहुत तेज गति से जा रही होती
तो ये उछलकर जरूर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो लेखक ने जो है उस कंपनी का जो उस बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे उसकी तरफ बहुत ही श्रद्धा भाव से देखा। क्यों? आगे उसका कारण भी लेखक ने बताया है। वे टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफर कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बस कंपनी के हिस्सेदार हैं, उनको तो पहले से ही इस बस की हालत के बारे में मालूम है। लेकिन उनकी क्या है, सारी स्थिति को जानते हुए और टायरों की भी हालत जानते हैं कि कैसे टायर हैं इस बस में, फिर भी अपनी जान हथेली अर्थात अपनी जान की परवाह नहीं करती कि उन्होंने अपने प्राणों का को त्यागने का भी कोई डर नहीं है उनको, फिर भी और इसी ऐसी खटारा बस से वो सफर कर रहे हैं और अपने प्राणों को संकट में डाल रहे हैं। अर्थात वो तो बस कंपनी के हिस्सेदार हैं, उन्हें सारी बातें जो है बहुत अच्छे से मालूम है कि बस क्या है, इसके टायर भी खराब हैं और कभी यदि टायर ऐसे पुराने टायर हैं, घिसे हुए हैं और कभी खराब हो गए तो कभी भी इस बस से एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। लेकिन फिर भी ये सब सारी चीजें जानते हुए, वास्तविकता जानते हुए, फिर भी वो अपने जान की परवाह नहीं है उनको और ऐसी बेकार हालत वाली बस में वो यात्रा कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। आगे लेखक ने कहा कि उत्सर्ग अर्थात बलिदान, त्याग कह सकते हैं, बलिदान त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ। दुर्लभ का अर्थ होता है बहुत कम, कि ऐसी बलिदान की भावना जो है बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। तो आगे लेखक सोचने लगे कि यह आदमी इतना साहसी है कि इसे क्या है, अपने प्राणों का मोह नहीं है, प्राणों की परवाह नहीं है, लेकिन इसके जो है साहस की तारीफ करनी पड़ेगी, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके भीतर जो बलिदान की भावना विद्यमान है और साहस की भावना जो विद्यमान है उसका सही जगह उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। आगे लेखक कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती, हम सब मर जाते। यदि बस की जो है नाले में गिर जाती तो क्या होता? यदि नाले में गिरती तो सब यात्री जो उसमें बैठे हुए थे वो सब मर जाते और मरने के बाद देवता बाहें पसारे उनका इंतजार करते, अर्थात मरने के बाद जो है वो स्वर्ग में पहुंच जाते और देवता भी वहां उनका इंतजार करते हुए क्या कहते? ये कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो यहाँ पर ये जो है बस कंपनी के हिस्सेदार के लिए व्यंग किया गया है कि देवता भी जो है उसके लिए क्या कहते वहां स्वर्ग में जाकर कि ये देखो कितना महान आदमी आ रहा है जिसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, बल्कि इससे क्या है अपने एक टायर, जबकि ये जानता था टायर कितने पुराने हैं, घिसे हुए हैं और चाहता तो टायर बदल सकता था, लेकिन इसने टायर नहीं बदला और टायर के बदले क्या है अपने प्राण गंवा दिए। तो देवता भी इस प्रकार से बातें करते इसके बारे में। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। तो जो टायर जो पंचर हो गया तो उसके बाद दूसरा टायर तो लगाया गया, लेकिन वो भी कैसा टायर था? घिसा हुआ। वो भी नया टायर नहीं था, वो भी घिसा हुआ पुराना टायर लगाया, फिर बस को चलाया गया और फिर बस चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो अब लेखक कह रहे हैं कि अब हमने समय पर, जो पन्ना ये जगह का नाम है, कि वहां पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि बस जो है फिर चली तो बहुत धीमी गति तो उसकी पहले से ही थी, फिर और भी धीरे चलने लगी होगी। तो आगे लेखक कह रहे हैं कि अब हमने जो है जहां हम पहुंचना चाहते थे अपने स्थान पर, वहां पहुंचने की उम्मीद तो हमने बिल्कुल ही छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी और उस बार बस में जो यात्रा कर रहे थे ऐसा लगता था कि कभी हम पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना क्या, कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद, पन्ना तो क्या किसी और दूसरी जगह भी हमने पहुंचने की जो है उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। आगे लेखक को लगने लगा कि ऐसा लगता है ये जिस गति से चल रही है, बहुत धीमी गति से, बैलगाड़ी के जैसे, तो क्या है, तो ऐसा लगता है कि हमें पूरी जिंदगी ही इस बस में गुजारनी पड़ जाएगी और इस बस में यात्रा करते करते हो सकता है कि हमें इस धरती को छोड़कर दूसरे लोक में भी पहुंच हम सकते हैं। अर्थात लेखक जो है, क्योंकि वो जानते थे कि इतनी दूर जब इतने समय से यात्रा कर रहे हैं तो कितनी बार ये खराब हो चुकी है, कभी इसका इंजन खराब होता है, कभी इसका टायर खराब होता है,
और आगे भी उम्मीद नहीं है कि ये सही सलामत हमें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी, इसलिए इस प्रकार के विचार लेखक के मन में आ रहे थे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, तो इसलिए आगे लेखक ने लिखा है कि इस धरती पर इस बस की कोई मंजिल नहीं है जहां तक वो पहुंच जाए। हमारी बेताबी तनाव सब खत्म हो गए। तो आगे लेखक ने बताया है कि लेखक और उनके जो मित्र थे, उनकी जो भी बेचैनी थी, जो तनाव था, उनको जो चिंता थी, वो सब क्या है, खत्म हो गई। और हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, और वो बहुत ही आराम से जो है घर में जैसे बैठते हैं वैसे ही सारी चिंताएं छोड़कर वो बैठ चुके थे। चिंता जाती रही, अब उनकी चिंता भी दूर हो गई, और फिर उनका हंसी मजाक जो है उनके दोस्तों के साथ चालू हो गया, क्योंकि वो जानते थे कि चिंता करने से भी कोई फायदा नहीं है, ये बस जो है जिस गति से जा रही है वैसे ही चलेगी। आगे एक मिनट। हाँ तो बच्चों ये पाठ समाप्त हो चुका है। एक मिनट। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हाँ तो अगली क्लास में बच्चों हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर देख लेंगे। ठीक है बच्चों, ये पाठ हमारा समाप्त हो गया है, और आप भी घर में इस पाठ को एक बार जरूर रीडिंग लगाइए, पढ़िए, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है, लेकिन घर में एक बार जरूर रीडिंग लगाइए इस पाठ की, क्योंकि एक बार दो बार पढ़िए अच्छे से, और अच्छी अच्छी जो ये व्यंग, तो आपको पता चल गया कि ऐसी बस की यात्रा जो है, लेखक को अपने जीवन में कैसी बस में यात्रा करने का अनुभव रहा, और कैसे उसको इतने रोचक ढंग से व्यंग्यात्मक शैली में जो है लेखक ने लिखा है। ठीक है बच्चों, तो फिर क्लास हम समाप्त करते हैं। इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर अगली क्लास में हम देखेंगे। ठीक है।